हेलो दोस्तों, तो यहां पर हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, 9th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है ये भी हम कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। फंडामेंटल यूनिट जैसे ही दिमाग में आता है फंडामेंटल यूनिट, यूनिट यानी सिंगल चीज होता है। ओके, तो जब फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है तो एग्जैक्टली यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हमने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना, कोई भी मैटर हो, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो एक जैसा दिखने वाला आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर सपोज हम बात करते हैं किसी बड़े लेवल पे, मान लो एक बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग का भले वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है पर वो एक्चुअली एक बार में बिल्डिंग बन गई है क्या? एक साथ में उसको लाके कहीं से खड़ा कर दिया गया यहाँ पे? नहीं, राइट। तो यहाँ पर इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिससे मिलके ये बना हुआ है। उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? उनको ऑब्वियसली ब्रिक्स कहा जाता है ना। तो जैसे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मटेरियल स्मॉलेस्ट जो उसका आइडेंटिकल यूनिट्स होता है, ठीक है, उसको हम एटम कहते हैं, है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल का एक एग्जांपल दिया मैंने कि जैसे एक बड़ा इमारत है, बड़ा बिल्डिंग है, तो वो भी छोटे छोटे ब्रिक्स को मिला के जोड़ के बना हुआ है, राइट। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया में अगर हम बात करें कि जैसे आपको एक बड़ा सा कोई समझो पेड़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट, इस बात पे ध्यान देना, स्मॉलेस्ट नहीं, सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स जिससे मिलके वो बड़ा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है ना, छोटे लेवल्स पे वो कौन सा लिविंग यूनिट है, तो दैट लिविंग यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सेल। तो ये हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर बेसिकली सेल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, केमिकल्स की दुनिया में एटम्स होता है ना, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लेवल्स पे यहाँ ब्रिक्स होता है, ऐसा नहीं है ना। अगर हम देखें तो ब्रिक भी है तो वो एक मटेरियल है। अगर एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट में जाए ब्रिक के भी, तो वो एटम ही से ही बना हुआ है। सेल की भी अगर हम बात करें तो सेल भी जो लिविंग मॉलिक्यूल है वो भी, है ना, करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात याद रहे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, पर अगर हम लिविंग मॉलिक्यूल्स, एटम इज नॉट अ लिविंग मॉलिक्यूल ना, उससे मिलके कंबाइन होके, बहुत सारे एटम से कंबाइन होके और जो लिविंग मॉलिक्यूल तैयार होता है ना, उसको या उस यूनिट को, नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल, है ना, एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिससे जो फंक्शन कर रहा है, तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। ओके, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल। ओके, तो यहां पर बात याद रहे इस चीज के बारे में। तो यहां पर अगर हमको डिफाइन करना हो सेल को तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? जी हाँ, सेल क्या है? तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को अगर हमको डिफाइन करना हो, यहां पे हमने बोल ही दिया है एग्जैक्टली कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। पर अगर इसको और इलैबोरेट करके बताया जाए तो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, इस बड़े स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, और साथ ही फंक्शनल यूनिट भी है ना, कि यहां पर ये अपना फंक्शन कर रहे हैं हर एक सेल्स, तब ये ऑर्गेनिज्म अपना लिविंग जो भी एक्टिविटीज है वो कर पा रहा है, राइट। तो सेल एग्जैक्टली क्या है? इट इज नॉट ओनली द फंडामेंटल यूनिट, इसको और इलैबोरेट करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट, या कहो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो स्मॉल हुआ, और फंक्शन यानी उसका जो काम है, उसका जो आप कह सकते हो जो वर्क है, उसके हिसाब से भी वो स्मॉलेस्ट है ना। अपना काम जब सेल्स कर रहे हैं प्रॉपरली, तब ये ऑर्गेनिज्म अपना ओवरऑल फंक्शन कर पा रहा है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब यहां पर हम सेल की अगर बात करें, है ना, जिससे चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सारे बने हुए हैं। तो इन सेल
के बारे में थोड़ा पहले हम जान लें कि बेसिकली जो सेल है ये डिस्कवर कहां से हुआ। 1665 की बात है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क सेल, जो कहां होता है, प्लांट्स के बार्क के अंदर, है ना, जो प्लांट का, पेड़ों का जो बड़ा छिलका होता है उसका, है ना, उसके बड़े ट्रंक का जो छिलका होगा, उसके अंदर का जो कॉर्क सेल है उसको, ठीक है, देखा गया। सबसे पहले उन सेल्स को ऑब्जर्व किया गया कि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह लग रहा है। ओके, तो उन छोटे कंपार्टमेंट्स को लैटिन में सेल का मतलब होता है स्मॉल हाउस, है ना, या स्मॉल रूम। तो ये क्योंकि छोटे छोटे रूम्स की तरह दिखाई दे रहे थे, इसके लिए इनको क्या कहा गया, इनको सेल ये नाम दिया गया। ओके, ये लैटिन वर्ड है। ओके, अब ये चीज जब उन्होंने पता करी तो ऑब्वियसली कैसे पता की होगी, किसी ना किसी डिवाइस से, आंखों से तो दिखेगा नहीं, है ना। तो जैसे माइक्रोस्कोप का आपका हो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वहां से ये चीज शुरू हुई। ओके, तो फिर ये समझ में आने लगा उसके बाद कि हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सिंगल सेल के भी बने हुए हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। ये चीजें उसी वक्त से पता हो गई। ओके, अगर हम यहां पर और डिटेल में जाए कि भाई सेल एग्जैक्टली चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि सेल के कौन से पार्ट्स हैं, क्या कहा जाता है, क्या बेसिक फंक्शन है, तो यहां पर सेल के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको मैं जो कुछ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है वो बता दूं कि जैसे मान लो एक सेल, मैं एक बेसिक ड्रॉ कर लूं। ओके, तो जो जनरली किसी भी सेल में प्रेजेंट है वो चीज हम देख लें। तो ये जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को अलग करता है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा, या तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे पूरा सेल फिल्ड है, ठीक है, दैट इज द, क्या बोलते हैं उसको, या तो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब है सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा। अब यहां पर प्लाज्मा का मतलब क्या है, दिस इज सम जेली लाइक फ्लूइड, या कहो तो इसके अंदर का सिंपली सेल के अंदर जो फ्लूइड है इन जनरल, वो फ्लूइड, सेल फ्लूइड को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और एसेंशियली सेल के अंदर जो एक और चीज प्रेजेंट होती है, यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द न्यूक्लियस, है ना। तो यानी सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम देखेंगे इसका क्या काम होता है, पर दिस इज न्यूक्लियस। तो यहां पर देख लो कि भाई सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पहले ये बता दे रहा हूं। और इसके अलावा जो सेल के अंदर और बाकी जो पार्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली देयर आर मोर पार्ट्स, जैसे कि वैक्यूल हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे, ठीक है। पर ये सब मतलब अब इन जनरल ये, इनके अलावा इनको क्या कहा जाता है, जो और अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल अपना काम कर पा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है और चीजों को अपने अंदर या फिर बाहर, है ना, जरूरत के हिसाब से चीजों को अलाउ करता है, कभी परमिट करता है, कभी रोकता भी है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्यों नाम दिया, स्पेलिंग बड़ी खास हो जा रही है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली जो जैसे मैंने बताया कि यहां पे चीजें अंदर बाहर अलाउ करी जा रही है, कभी रोकी भी जा रही है ना। तो इस फंक्शन की वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या सिलेक्टिवली ये क्या कर रहा है, चीजों को अलाउ कर रहा है या डिसअलाउ कर रहा है।
ओके, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो मीडियम भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस, ठीक है। एंड अदर देन दिस जो दूसरे और पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, इनको इन जनरल आप क्या कह सकते हो, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें न्यूक्लियस का फंक्शन, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो सेल का जो सबसे मेन पार्ट है, जो एक्चुअली डायरेक्शन देता है सेल को कि हाँ क्या काम करना है ना, उस सेल का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें वहां से उस पार्ट से आ रही है, ठीक है। तो जब इसका सबसे खास रोल यही है कि भाई इसके अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर इन जनरल क्या होता है, दे हैव क्रोमैटिन मटेरियल्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स। अब क्या है ये क्रोमैटिन मटेरियल्स, ठीक है। सेल जब डिवाइड करता है तो एक्चुअली ये क्रोमैटिन मटेरियल्स है ना, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के का फॉर्म ले लेते हैं, जो दिखने में आपको बताऊं तो अंदाजन है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बेसिक। और ये क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम्स कंटेन, अब इसके अंदर एक और बहुत ही खास पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर आपने काफी टाइम कहीं ना कहीं ऐसा देखा ही होगा, यस, दैट इज द डीएनए। और डीएनए के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल जो सेगमेंट्स होते हैं, इसको डीएनए के सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और ये जीन एक्चुअली क्या, मतलब अगर आपने सुना हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक इंडिविजुअल हो, तो ये कहते हैं कि भाई वो अपने पेरेंट्स की जैसा उसमें काफी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कहां से आ रहा है वो चीज, वो इसी जीन के, है ना, या कहो तो इसी क्रोमोसोम, या कहो तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्चुअली कह सकते हो कि आप जो इनहेरिटेंस होता है, या जो कैरेक्टर्स पेरेंटल पार्ट से जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, वो एक्चुअली यही डीएनए के फ्लो से हो रहा है। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेल डिवाइड कर रहा है, जब सेल डिवाइड होगा तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस का, इस पार्ट का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, जिसको कार्योकेनेसिस भी कहते हैं। कार्यो मतलब न्यूक्लियस, केनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद आप कहो तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ही जो सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगा। तो यानी साइटोकेनेसिस का प्रोसेस है, जो सेल डिवीजन, साइटो यानी सेल, केनेसिस मतलब डिवीजन। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है, कार्योकेनेसिस पहले होता है, उसके बाद साइटोकेनेसिस। सेल डिवीजन के भी टाइप्स हैं, जैसे मियोसिस है, माइटोसिस है, काफी मतलब ये इसका भी डेप्थ है, पर हमको यहां पर इतना ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस सेल का डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, क्योंकि ये जब कैरेक्टरिस्टिक, जब क्योंकि अब सेल डिवाइड हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शंस है वो कैसे जाएंगे सेल के अंदर, तो फंक्शंस तो यहां पर इंफॉर्मेशन है सब, तो सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, है ना, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहां पर, और अगर हम बात करें सेल के शेप की, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल शेप कोई रेगुलर या फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। अब मान लो एक जनरल सा अमीबा का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है अमीबा के स्यूडोपोडिया, राइट। तो इस स्यूडोपोडिया में, स्यूडो का मतलब है फॉल्स और पोड का मतलब है फीट। तो इनका जो ये स्ट्रक्चर है, ये उनको चलने फिरने के काम में, लोकोमोशन के काम में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड ट्रैप करने के लिए भी वो इसी स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं। इसके लिए इनका ये एक सेल है, और इनका जो शेप है वो काफी वेरी करता होता है, ओके। और हम अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब जनरली, तो इनके सेल्स काफी टाइम दे हैव फिक्स्ड शेप, है ना। और अलग अलग पार्ट्स के, जैसे हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो टाइप के सेल से बना है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, उनका एक अलग ही डिजाइन होता है। दे हैव फिक्स्ड शेप, उनके सेल्स का होता है, ठीक है।
तो ये हमारा नर्व सेल्स कह सकते हो आप। ओके, इसके बारे में डिटेल जो है हम टिश्यू चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। बेसिकली बता देता हूँ कि हाँ, जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो इस तरीके के नर्व सेल से, न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ऐसे ही हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं अलग शेप के हैं, ठीक है। हमारे जो मसल्स हैं उसके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। ओवम है ना, एग, जो एग सेल्स होते हैं, स्पर्म्स है, इन सब का शेप जो है अलग है, डिफाइंड है, फिक्स्ड है, पर डिफरेंट अलग अलग शेप्स है। ओके, ऐसे ही प्लांट्स में भी उनका अलग सेल का शेप होता है। ओके, और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत प्रिमिटिव है जैसे बैक्टीरियाज, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक बेसिक न्यूक्लिक एसिड का एक अरेंजमेंट होता है वहां पे, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एडवांस टाइप के सेल्स से, जिससे हम बने हैं, प्लांट्स बने हुए हैं, है ना, जिनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, देयर न्यूक्लियस हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर डबल लेयर का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर्स का होता है, ठीक है। किसमें? यूकैरियोटिक में। वही चीज प्रोकैरियोटिक में नहीं है। ओके, प्रोकैरियोटिक यानी जो प्रिमिटिव वाले, जो मैं मोस्ट बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूं उनमें। ओके, और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में वो भी चीज नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। टाइप ऑफ सेल भी मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही बताऊंगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिससे कि मैंने बताया कि सेल का जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, राइट। सेमी परमिएबल का मतलब क्या? अब जैसे मान लो कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन की रिजल्ट से बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस हुआ है। ओके, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, तो ये CO2 सेल से बाहर कैसे जाएगा? तो एग्जैक्टली यहां पर कंसंट्रेशन के डिफरेंस के ऊपर है कि जैसे यहां पर ज्यादा CO2 है, इधर कम CO2 का कंसंट्रेशन है सेल के बाहर, तो ये CO2 अंदर से बाहर फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को, अब जैसे जनरली ये CO2, ऑक्सीजन, है ना, इस ट्रांसफर की प्रोसेस को, चाहे वो आउटसाइड हो, ऑक्सीजन आपको पता है कि भाई सेल के अंदर जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। अगर हम ह्यूमन सेल्स के या एनिमल सेल्स की हम नॉर्मली बात करें तो ये जो ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है अंदर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस को जनरली हम डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। कोई भी चीज अपने हाई से लो कंसंट्रेशन में जो फ्लो करता है, मूव करता है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर यही चीज वाटर के हिसाब से हो रही है, मान लो सेल के बाहर ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, तो ऐसे में सेल में वाटर अंदर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, और इस प्रोसेस को, अभी ये भी डिफ्यूजन है, पर इस वाटर के फ्लो के प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखो, जब कोई भी मटेरियल सेल के इस मेम्ब्रेन से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर या बाहर फ्लो कर रहा है, इन जनरल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी वाटर के अलावा कोई और है तो आप डिफ्यूजन कह दो उस प्रोसेस को, है ना, चाहे वो अंदर जा रहा हो मटेरियल या फिर बाहर जा रहा हो, ठीक है। और अगर वाटर का वही प्रोसेस है तो उसको आप एग्जैक्टली ऑस्मोसिस कह सकते हो। अब इसमें भी एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखो यहां पर जब सेल के अंदर वाटर का, है ना, वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा और बाहर वाटर का लो कंसंट्रेशन होगा, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा? इनसाइड, हाई कंसंट्रेशन यहां है ना, तो हाई से लो में, यानी इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगा वाटर। और इस ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है इसको? एक्सोऑस्मोसिस। और यही चीज अगर उल्टी रही, यानी क्या? यानी कि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहा और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो रहा, तो उसको हम क्या, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली? हाई कंसंट्रेशन बाहर है तो बाहर से अंदर वाटर फ्लो करेगा, तो इस ऑस्मोसिस को हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। ओके, आपको एक बेसिक मतलब एग्जांपल से हम ये चीज और ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे
मान लो कि ये एंडो ऑस्मोसिस और जो एक्सो ऑस्मोसिस है वो मतलब कौन सी बेसिस पे होता है एग्जैक्टली तो जैसे कि हम मान लो हम एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, और ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे चीज़ों को अलाउ करता है। अब जैसे अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, और जो सॉल्यूट है, मान लो कोई भी चीज़ CO2 है या कोई भी ऐसा सॉल्यूट है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन लो है कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर के हिसाब से। मान लो बाहर CO2, अब यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर के हिसाब से हाई दिख रहा है और जो सॉल्यूट है, जो भी चीज़ें मिक्स्ड है, उसका कंसंट्रेशन बाहर के हिसाब से लो दिख रहा है। मतलब मान लो इधर 90% कंपेयर करें, अगर हम 90% वाटर है और 10% CO2 है, और अगर बाहर की तरफ, ठीक है, इफ सपोज इसकी कंपैरिजन है, बाहर की तरफ अगर मैं वाटर लो कह रहा हूं, मतलब 90% से लो होगा यहां पर, तो सपोज कि इधर 80% वाटर है ना, सो ऑब्वियसली 80% वाटर यानी इसकी कंपैरिजन में लो कंसंट्रेशन हो गया, और बचा हुआ 20% यहाँ पर क्या है CO2, तो यानी कि इधर 10% है, इधर 20, यानी इधर क्या हो गया CO2 का हाई कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, आप इस चीज को समझ लो, सेल के अंदर ये हाल है, बाहर ये हाल है। तो ऐसे वाले सोल्यूशन को जहां जो डाइल्यूट, जो इनफैक्ट यहाँ पर वाटर ज्यादा है तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जहां पे वाटर कम है और उसकी कंपैरिजन, यहाँ पर देखो इसकी कंपैरिजन में ऐसा नहीं कि इन दोनों की कंपैरिजन में, इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पर अभी भी वाटर ज्यादा है, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से बात करें, यहाँ देखो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर वाटर कम दिख रहा है, तो यानी इन दिस केस सेल से जो बाहर का हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो उतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर और हाइपो का मतलब समझ लो, हाइपो का मतलब है लेस और टॉनिक का मतलब है गाढ़ापन, जो उसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और बाहर क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, कोई भी चीज फ्लो कहां से कहां करती है, अपने हाई से अपने लो कंसेंट्रेशन में। यानी वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, वाटर का कंसेंट्रेशन इधर हाई है इधर लो है, तो वाटर अंदर से बाहर फ्लो करेगा, यानी एक्सो ऑस्मोसिस करेगा ऑब्वियसली। यानी वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, हाइपो से लेके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। और जो दूसरी चीजें हैं जैसे CO2 है ना, यहां पर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूट का ज्यादा है, इधर कम है, तो बाहर से अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। यानी सॉल्यूट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। कोई भी चीज का एक सिंपल रूल समझ लो कि वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, उनके हाई कंसंट्रेशन से उनके लो कंसंट्रेशन में। यहां भी देखो CO2 का हाई कंसंट्रेशन यहां है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज होती है। अगर दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। आइसो यानी सेम कंसंट्रेशन रहेगा, तो आइसोटोनिक कहते हैं हम इस चीज को, राइट। तो यानी अगर ये चीज क्लियर हो गई हो, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये वाटर का ऐसा कंसंट्रेशन की बेस पे नहीं, वाटर तो दोनों तरफ फ्लो करता है, यहां से भी ये अंदर जाएगा, अंदर से भी बाहर आएगा, दोनों ही चीजें चलती रहेंगी। पर ज्यादा जो फास्ट जो प्रोसेस चल रहा होगा वो ये होगा, हाई से लो, ये ज्यादा रैपिड रहेगा। तो ओवरऑल प्रोसेस में हमको यही लगेगा कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो कर रही है, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में चीजें फ्लो कर रही है। ओके, अब यहां पर हम बात कर रहे थे सेल टाइप की, जो हम कर रहे थे दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की। क्या डिफरेंस है, मैंने बताया प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल, जो एवोल्यूशन में जो सबसे स्टार्टिंग में जो क्रिएचर्स आए जैसे बैक्टीरियाज, उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हो उतना ज्यादा वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं था, उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और जो एवोल्यूशन में बाद में आए, जिनमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का जो सेल्स है, उनको यूकैरियोटिक। जैसे हमारे अंदर क्या है, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल्स। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले सेल साइज, पहले वाले भाई सेल साइज स्मॉल होगी, 1 से लेके
10 माइक्रोन तक, या कहो तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर कितना होता है भाई, 10⁻⁻⁶ मीटर को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो ये सेल साइज स्मॉल हो गई रिलेटिवली कंपेयर टू यूकैरियोटिक। इनमें सेल साइज जो होती है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक के रेंज की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनके न्यूक्लियस की, तो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी यहां पर एब्सेंट होता है। यहां पर दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, फिर सेल ऑर्गेनल्स का भी यही हाल है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, है ना। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, ऑर्गेनल्स पे भी नहीं है। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। और एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्रोमोसोम्स है वो यहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियस के, है ना, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है यहां पर, और यहां पे डिफर करता है बट ऑलवेज मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो देख सकते हो आप कि इसको प्रोकैरियोटिक क्यों कहा जा रहा है और इनको यूकैरियोटिक क्यों कहा जा रहा है। इनके एग्जांपल में क्या है, मोस्ट बैक्टीरियाज के सेल्स जो है वो इसी टाइप के होता है। ठीक है, और जितने भी जब बाकी दूसरे क्रिएचर्स हो गए जो एडवांस हो गए वो सब यूकैरियोटिक वाले टाइप के हैं। ठीक है, अब इसमें भी जब हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल की, तो वैसे हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे आगे, पर बेसिकली प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को भी हम यहां पर डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू से प्लांट सेल्स, क्या कैसा डिफरेंट है ये एनिमल सेल्स से। ठीक है, काफी चीजें, मतलब आप कह सकते हो यूकैरियोटिक है, ठीक है, लेकिन काफी चीजें यहां भी डिफरेंट है। जैसे प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यही लिख सकते हो, सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल नहीं है, यानी सेल वॉल एब्सेंट। दूसरी बात, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बिकॉज उनमें प्लास्टिड्स होते हैं। यहां पर प्लास्टिड्स एब्सेंट। प्लांट सेल्स में क्या है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट। फोटोसिंथेसिस थोड़ी करता है, राइट। इसके बाद इनका जो प्लांट्स में जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें एक जो वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, वो काफी बड़ा होता है। 50 से लेके 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम वो वही ऑक्यूपाई करता है ना, बहुत सारी चीजें अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो यानी यहां पर आप क्या कह सकते हो, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, है ना। वैक्यूल मेनली स्टोरेज के काम आता है, आगे हम वो चीज देखने वाले हैं। और यहां पर वैक्यूल्स आर स्मॉलर कंपैरेटिवली, है ना। प्लांट सेल से अगर कंपेयर करें तो इनका वैक्यूल छोटा है। और एक बात, अगर इनका वैक्यूल बड़ा हो गया या बड़ा है इनमें प्लांट सेल्स में, तो इनका जो सबसे मेन पार्ट है जिसको हमने ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहा है, अब सेंटर में जगह इसने ले ली तो वो कहाँ आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। और प्लांट्स एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उनका जो वो मेन पार्ट है वो सेंटर में ही रहता है। ओके, तो यहां पर क्या बोल सकते हो आप, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट साइड। अब साइड को क्या कहा जाता है, यहां पर थोड़ा साइंटिफिक टर्म लिख दो, पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी साइड में, ठीक है। यहां पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट, न्यूक्लियस कहां पर होता है, सेंटर में, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ओके, तो यहां पर हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक डिस्कस किया। एंड यस, फाइनली हम यहां पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब मेन पार्ट आपका हो तो यही चीज आपको करनी है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देख लो कौन से ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दूसरा है गोल्गी अपैरेटस, इसके बाद है लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। कम से कम इतने ऑर्गेनल्स को हमको अच्छे से कर लेना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत आसान है, ध्यान से देख सकते हो आप कि इसमें से बाकी सब चीजें समझो प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स में कॉमन होती है, लेकिन जो प्लास्टिड्स है, ये जो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी सिर्फ प्लांट्स में होती है, तो याद रखिए ये वाली चीज सिर्फ प्लांट सेल्स में है। ठीक है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली क्या है, तो आप देख सकते हो इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, आप देख सकते हो ये ट्यूब का बना हुआ, शीट का बना हुआ एक समझो कि एक नेटवर्क है पूरा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ओके, और इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। कौन से? इसमें एक हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है वो तो उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके ऊपर वो रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स के। ठीक है, तो वो रफ अपीयर होता है। अच्छा, ये क्या चीजें सिंथेसाइज करते हैं, ये समझो कि आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके लिए आप एक नाम जो है इसको असेंबल इसको आप दे सकते हो। एंड व्हाट इज दैट नेम, इसको आप मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो। क्यों इनको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा, क्योंकि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज प्रोडक्शन होती है, बनती है, वैसे यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां सिंथेसाइज होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि यहां राइबोसोम्स का प्रेजेंस है। ठीक है, वो यहां पर इनको बना के देता है प्रोटीन्स। तो यहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कहां पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, है ना, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का मतलब होता है फैट, तो यानी कि यहां पर फैट सिंथेसाइज होता है। अच्छा, ये प्रोटीन और ये फैट क्या करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन, बहुत जगहों पे अब इसका यूज तो होगा ही, प्रोटीन और फैट है। ठीक है, मेनली जो आपको यहां पढ़ना है वो ये याद रखना है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें इन प्रोटीन और फैट का यूज होता है। इसके अलावा सेल में मतलब हमारी बॉडी में इनफैक्ट एंजाइम्स और हार्मोन्स आपने सुने होंगे कि भाई हार्मोन्स हमारे अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये हार्मोन्स का भी और एंजाइम्स जो केमिकल हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं से इन्हीं प्रोटीन और फैट से बनाए जाते हैं। यानी सम ऑफ दीज फैट्स एंड प्रोटीन्स जो यहाँ सिंथेसाइज हुए, दे एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स यानी वो एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि हायर एनिमल्स, हम भी उसी में आते हैं। तो ये कह लो कि हमारे अंदर जो लीवर सेल्स है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स, तो हमारा जो लीवर, जो डाइजेशन में जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस लीवर सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हम कोई भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज जाएगी तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो होते हैं, जो लोग हैं, तो उनका अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन से उनका जो लीवर सेल है वो डैमेज होता है। तो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम, उसके पॉइजन को काटने का काम करता है। लेकिन ज्यादा अल्कोहल जाने से वो भी परेशान हो जाएगा पूरा। ठीक है, आप कह सकते हो कि वो क्लॉटिंग या समझो कि पूरा जम जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दे डिटॉक्सिफाई, ठीक है, एनी पॉइजन गोइंग इनसाइड द बॉडी। ओके, ये तो हो गया इस मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं अब पैकर और मूवर की। यहां पर आप इसको गोल्गी अपैरेटस आप कह सकते हो कि ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, एक चीज को पैक करके, है ना,
ट्रांसपोर्ट करना, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस, जो कि कैमिलो गोल्गी ने इस चीज को डिस्कवर किया था, ये इसका काम है। देखो क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से, इट कंसिस्ट ऑफ, देख सकते हो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है, नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, यहां भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है, एंड दीज वेसल्स या दीज वेसिकल्स आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, और इस ग्रुप को, इस बंच को क्या कहा जाता है, स्टैक, या इनफैक्ट दीज बंच आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, इसके ग्रुप को सिस्टर्न कहा जाता है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vesicles which are arranged approximately parallel to each other in the stacks in the form of cisterns। तो स्टैक को सिस्टर्न कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। काम क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड डिस्पैचिंग, है ना, चीजों को, जो कौन से चीजों को, जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और फैट जो बने हैं, वो उसको पैक करके, मॉडिफाई करके डिस्पैच करता है, अलग अलग पार्ट्स में सेंड करता है जहां भी इन केमिकल्स की जरूरत है। तो यानी जो चीज यहां मैन्युफैक्चर हुई उसको ये डिस्पैचिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके फंक्शन है, जैसे कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी है गोल्गी अपैरेटस के पास। और एक देखिए यहां पर क्या दिया है, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, यानी कि अब जो लाइसोसोम में, ठीक है, कुछ जो उसका फॉर्मेशन है, उसके फॉर्मेशन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो हम वहां भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है भाई, कौन सी सुसाइड करता है ये देख लेते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। लाइसोसोम से कोई छोटी सी पोटली है, और आप इसको एक नाम दे सकते हो, आप इसको जहर की पोटली बोल दो, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एक वेस्ट डिस्पोजल काइंड सिस्टम, जैसे एक डस्टबिन होता है वैसा आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है, या फिर सुसाइड बॉम्ब नाम दे सकते हो, बहुत सारे नाम दे सकते हो इसको। क्या काम है देख लो यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने जो नाम बताया उसी से इसका स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर कुछ ऐसे हार्ड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये एंजाइम्स बनते कहां पर हैं, वो एंजाइम्स यहीं से, जो हमने ये वाले पार्ट का है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, इन्हीं में से ये एंजाइम्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, और वही एंजाइम्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ एंजाइम्स यहाँ पर, ये जो फॉर्मेशन है वहीं से हुआ है, ओके। और क्या फंक्शन है, फंक्शन देख लो इसका। तो इसका फंक्शन एक तो है कि भाई बाहर की कोई भी चीज सेल में जा रही है, कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी ऐसी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स भी है, तो वो सब चीजें ये अपने अंदर भर लेता है और उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको खत्म कर देते हैं, राइट। और अगर मान लो, अब यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन किया, अगर मान लो कि सेल जो है यही अगर समझो काम का नहीं रहा, फंक्शन नहीं रहा, बूढ़ा हो गया, तो ऐसे सेल के अबनॉर्मलिटी वाले कंडीशन में, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय, वो जो एंजाइम्स है वो निकल जाएंगे और अपने ही सेल को पूरा डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस क्या, पावर हाउस क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये क्या करता है, सेल के लिए एनर्जी, ठीक है, जनरेशन का काम करता है। एनर्जी भी कौन सी फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहां पर एनर्जी जो है चाहिए होती है बॉडी को या सेल को। तो एटीपी जनरेशन का जो रिएक्शन है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बात है कि इसके पास खुद के अपने डीएनए और राइबोसोम्स हैं, यानी ये खुद के लिए प्रोटीन्स भी बना सकता है। डीएनए और राइबोसोम्स इसके ओन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देख सकते हो आप। एक तो बाहर का एक मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होता है ना, पोरस यानी कि इसमें होल से अंदर बाहर चीजें जा सकती हैं। और दूसरा जो अंदर का मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत डीपली फोल्डेड है। वो डीपली क्यों फोल्डेड है, क्योंकि जिससे सरफेस एरिया बढ़ सके, जहां पर एटीपी जनरेशन प्रोसेस जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। इसी एटीपी जो है वो यही इनके सरफेस पे, अंदर वाले मेम्ब्रेन के सरफेस पे फॉर्म होने वाला है। इसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया हो, इसके लिए ये डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। तो यहां पर एटीपी जनरेशन प्रोसेस होता है जिससे कि एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी क्या है, हमारी बॉडी का एनर्जी
करेंसी कह सकते हो। जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स की। भाई ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। इसके पास भी देखो, बाकी के पास नहीं, इसके पास भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम से बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, तो इस मामले में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। काम क्या है यहां पर इसका, प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड जो है देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एक मीडियम में भरे हुए हैं। इस मीडियम को स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिड्स के दो टाइप हैं। कौन से दो टाइप्स हैं इसके? एक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइट कह सकते हो या फिर कलरलेस बोल सकते हो इसको। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, तो वो भी कलर्ड थ्रेड कह सकते हो, कलर्ड थ्रेड की तरह अपीयर होते हैं। तो दिस इज कलर्ड प्लास्टिड, ये है व्हाइट प्लास्टिड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड। व्हाइट प्लास्टिड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड का काम क्या है? ये मेनली स्टोरेज का काम करता है। कौन सी चीजों को स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसका फंक्शन यहीं पे देख लो कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का है। और क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, जो कलर्ड प्लास्टिड्स है इसमें भी जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उन प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिनका मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो इसी क्रोमोप्लास्ट का जो एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, कमिंग फाइनली टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने बताया था प्लांट सेल्स में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेल को ऑक्यूपाई करता है, सेल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आधे से ज्यादा स्पेस वही खाता है। ठीक है, वही सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, प्लांट सेल्स में एक और बात है कि उनका जो वैक्यूल होता है वो सेल सैप से भरा होता है, जो प्लांट सेल्स को थोड़ा टफ या टर्जिडिटी है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और वैक्यूल्स मेनली, जैसे ये आप कह सकते हो कि ये पावर हाउस है, ये जहर की पोटली है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वैसे वैक्यूल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? इनका मेन काम है स्टोरेज का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वेयर हाउस या फिर गोडाउन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जो मेनली इनका स्टोरेज अब कौन सी चीजों का होता है? अमाइनो एसिड है, शुगर है, प्रोटीन है, इन चीजों का स्टोरेज होता है। ठीक है, अच्छा, वैक्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे यूनिसेलुलर्स है, अमीबा एंड ऑल, उसमें स्पेशल फूड वैक्यूल भी होता है, जो फूड उसके अंदर जाएगा वो उसी वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, वैक्यूल प्लांट और एनिमल में डिफरेंट है। एनिमल सेल्स के वैक्यूल छोटे हैं, प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़े हैं, राइट। और मेनली इनका काम है स्टोरेज करने का।